हम लगातार आपको महा कवरेज दिखा रहे हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में। आज मोदी की जो महारैली होनी है उससे जुड़ी हुई उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त सीधी तस्वीरों का अगर हम रुख करें तो रामलीला मैदान में लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। 11 बजे का वक्त था इस महारैली के लिए, 11 बजने ही वाले हैं, बस 3 मिनट का वक्त रह गया है और धीरे धीरे लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बीजेपी आज इस रैली के जरिए दिल्ली में चुनावी बिगुल फूंकने वाली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस रैली में मंच से पीएम क्या बोलेंगे, दिल्ली वालों के लिए क्या कुछ बोलने की कोशिश उनके वोटों को साधने के लिए की जाएगी, इस पर सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है। रामलीला मैदान से इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, हाथों में पोस्टर्स लेकर लोग वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और मंच से मोदी मोदी के नारे भी लग रहे हैं। इस वक्त दफ्तर के बाबू जागो, देश के साधु संतो जागो, माता बहनों तुम भी जागो, कर्मचारियों तुम भी जागो। इस महारैली पर हमारी महा कवरेज में स्टूडियो में कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह, प्रदीप सिंह और विनोद अग्निहोत्री स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का स्वागत करना चाहेंगे। इसके अलावा हमारे जो तमाम संवाददाता हैं वो रामलीला मैदान के अंदर और बाहर से लगातार हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और वहां से हमें पल पल की जानकारी देते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रदीप जी, आज 11 बजे का वक्त था इस महारैली के लिए, 11 तो बस बज ही गए हैं लेकिन अभी उतनी भीड़ नहीं जुटी है। क्या बीजेपी को जो लाखों लोगों के जुटने की उम्मीद है वो दिल्ली में मुमकिन हो पाएगा उनके लिए? देखिए, होना तो चाहिए, क्योंकि दिल्ली में जो भी बड़ी रैली होती है उसकी भीड़ दरअसल सबसे ज्यादा वेस्टर्न यूपी और हरियाणा से आती है। तो हरियाणा में इस समय पार्टी की सरकार है, उसके मुख्यमंत्री आ रहे हैं जिनका स्वागत होना है, 3 मुख्यमंत्रियों में वो भी हैं। तो ऐसे में भीड़ जुटने में समस्या होनी नहीं चाहिए। अगर समस्या हो रही है तो इसका मतलब कहीं प्रबंधन में कमजोरी है और दिल्ली के लोगों की भागीदारी कम है। अगर भीड़ नहीं जुट पाती है तो इसके दो मतलब निकाले जाएंगे। लेकिन अभी सर्दी का मौसम है और जिस तरह का मौसम है उसको देखते हुए लोग थोड़ा देर से निकलते हैं। 11 बजे का आप समय दें रैली के लिए तो मानकर चलते हैं कि 1-1.5 घंटे बाद ही कार्यक्रम शुरू होगा। तो उस लिहाज से भी आखिरी समय पर आने वालों की संख्या होती है ज्यादा। तो अब जब प्रधानमंत्री आ जाते हैं उस समय जो तय है जगह रामलीला मैदान की, वो बाद ही कार्यक्रम शुरू होगा। तो उस लिहाज से भी आखिरी समय पर आने वालों की संख्या होती है ज्यादा। तो अब जब प्रधानमंत्री आ जाते हैं उस समय जो तय है जगह रामलीला मैदान की, वो खाली है, भरा है, ज्यादा है लोग, कम है, उससे मेरा ख्याल है अंदाजा लगेगा कि लोगों का उत्साह कितना है। बिल्कुल रामकृपाल जी, दिल्ली में मोदी का ही चेहरा आगे करके चुनाव में जाने की कोशिश बीजेपी की है, जैसा कि उन्होंने दूसरे राज्यों में भी किया है। लेकिन क्या मोदी का मैजिक दिल्ली में चलेगा? बिल्कुल चलेगा, न चलने का कोई सवाल नहीं उठता है। और देखिए, बहुत बार ये सवाल उठता है कि बीजेपी क्यों नहीं अपना किसी मुख्यमंत्री को उतारती है। तो मेरा ये कहना है कि जब नकाब पहन करके आपको गोल्ड मेडल मिल रहा है देश में, तो बेनकाब होने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास 1000 रुपए का नोट है जो चल रहा है मार्केट में, तो रोजगारी निकालने की जरूरत नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि अगर मान लीजिए कि कल को खट्टर जी को इन्होंने आगे किया होता हरियाणा में, तो मैं नहीं कहता हूं कि मैं नहीं होते, लेकिन बेहतर ये होता कि जब मोदी के नाम पे वोट मिल रहा है और ये 4-4 राज्य विधानसभाओं में 3-3 में साबित हो चुका है, तो मुझे लगता है कि पिछले इलेक्शन में कहीं मोदी की ये इमेज नहीं थी। अभी 6 महीने पहले उनके जब 6 महीने बीते हैं तो आप लोगों ने एक सर्वे किया था मीडिया ने कि ओवरऑल देश में उनकी लोकप्रियता, मतलब कितने लोग एक्सेप्टेंस क्या है, तो देश का एवरेज रहा है 63% करीब, 61 है 63%, दिल्ली में 63% रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अगर 1 महीने पहले भी 63% लोग उनके काम से संतुष्ट हैं, तो ऐसे में मैं समझता हूं कि बीजेपी को कोई मुख्यमंत्री या किसी और को लाने के बजाय बिल्कुल सही रणनीति है कि जो अभी तक चला है वही दिल्ली में चलेगा और न चलने के कोई रीजन, कोई कारण अभी तक दिखाई नहीं पड़ता। बिल्कुल विनोद जी, ये फॉर्मूला आपका कुछ राज्यों में काम किया है। हाल फिलहाल में अगर हम देखें जो अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए हैं, ये फॉर्मूला काम किया है, मोदी को आगे रखकर आपने वोट मांगे हैं। लेकिन क्या दिल्ली की जनता अलग है, दिल्ली की समस्याएं अलग है, वो अलग मुद्दों को लेकर वोट डालने जाती है और इस लिहाज से ये सवाल बनता है कि मोदी का मैजिक दिल्ली में चलेगा या फिर नहीं? देखिए, दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है, मतलब यहाँ हर प्रांत, हर क्षेत्र के लोग हैं, हर भाषा भाषी लोग हैं
और दिल्ली, इसलिए दिल्ली में ये कहना कि साहब दिल्ली का कोई वैसा कैरेक्टर नहीं है कि वो एक क्षेत्रीय अस्मिता वाला कैरेक्टर हो कि गुजरात की तरह हो या तमिलनाडु की तरह हो। इसलिए दिल्ली में निश्चित रूप से जैसे रामगोपाल जी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी चूंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो इसके अलावा भाजपा के सामने, और जब सब ट्रम्प कार्ड आपके पास है और आपका ट्रम्प कार्ड चल रहा है तो आप इक्की दुक्की चला करके आप बाजी क्यों जोखिम में डालें, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि पार्टियां इस तरह की रणनीति बनाती रहती हैं। भाजपा जो है अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के जमाने में वो क्षेत्रीय नेताओं पर ज्यादा भरोसा करती थी और इसीलिए शिवराज से उमा भारती को प्रोजेक्ट किया गया, मध्य प्रदेश में वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट किया गया और लगातार नेता प्रोजेक्ट होते रहे। और कांग्रेस के सामने ये सवाल पार्टी बाकायदा चुनौती के रूप में देती थी, तुम्हारा नेता कहां है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया, एक चुनौती पेश की, नरेंद्र मोदी उस कसौटी पर खरे उतरे। उसके बाद फिर लगातार वो साबित हो रहा है कि उनके नाम पर वोट पड़ रहा है। तो जब उनके नाम पर वोट पड़ रहा है तो गुटबाजी। एक दूसरी बात क्या है, जब आप नेता प्रोजेक्ट कर देते हैं तो या तो नेता इतने बड़े कद का हो कि उसके नाम पर गुटबाजी ना हो, वरना दिल्ली में जो इस समय स्थिति है जो नेताओं की, उसमें कोई नेता रमदन लाल खुराना या साहब सिंह वर्मा के कद का नहीं है जिसको एक तरफा आप प्रोजेक्ट कर सकें। सब छोटे छोटे गुटों में बटे हुए लोग हैं। अगर एक बार आप किसी को प्रोजेक्ट कर देंगे तो बाकी के लोग जो है वो अनिच्छुक हो जाएंगे। पिछले चुनाव हम देख चुके हैं, हर्षवर्धन को प्रोजेक्ट किया गया, विजय गोयल नाराज हो गए और कहा भी जाता है कि जो भाजपा की 32 सीटें रह गई तो शायद विजय गोयल का जो कैंप था उसने असहयोग किया, ये कहा जाता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि है ऐसा, लेकिन तो इन सारी संभावनाओं से और खतरों से बचने के लिए भी जब बड़े नेता के नाम पर वोट मिल रहे हैं, कांग्रेस भी पहले करती रही। कांग्रेस इंदिरा गांधी के जमाने में, राजीव गांधी के जमाने में और बहुत हद तक सोनिया गांधी के जमाने में कहा वो अपने बड़े नेताओं के नाम पर वोट। रामलीला मैदान का एक बार रुख कर लेते हैं। यतेंद्र और अजीत रामलीला मैदान के अंदर से और गीतम रामलीला मैदान के बाहर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। यतेंद्र, ये बीजेपी बखूबी जानती है कि दिल्ली में इस वक्त बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति उसकी नहीं है, जो जमीनी हकीकत है वो उतनी फेवरेबल नहीं है, और ये भी बीजेपी बखूबी जानती है कि आम आदमी पार्टी से उसकी सीधी टक्कर होने वाली है। इसीलिए आज इस रैली के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है। आप अंदर मौजूद हैं रामलीला मैदान के, ये बताइए कि क्या भव्य तैयारियां वहां पर की गई हैं इस रैली को सफल बनाने के लिए। देखिए, बिल्कुल बीजेपी जमीनी हकीकत से वाकिफ है और पिछली बार भी जो जिस तरह के रिजल्ट पिछली बार के विधानसभा चुनाव में आए थे और बीजेपी को लगता है कि अभी भी जो लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट जरूर उसके खाते में गए, तमाम जो लोकसभा सीट है 7 लोकसभा सीट वो उसके खाते में गई है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी को कहीं ना कहीं बीजेपी पर कहीं ना कहीं प्रेशर है कि जो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट है वो दोहराना चाहिए। तमाम विधानसभा चुनावों में जो जीत लोकसभा चुनाव के वक्त हुई है वो एक बार फिर से दर्ज की जानी चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी की स्थिति से वो अच्छी तरह से वाकिफ है। इसी वजह से जो पहली रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, अभिनंदन रैली, उसमें बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। मैं आपको नजारा दिखाना चाहूंगा। 11 बजे का समय दिया गया है लोगों का आना, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनका आना शुरू हो गया। ढोल नगाड़े रामलीला मैदान में बजने शुरू हो गए, यानी काफी तैयारी अपने तरफ से की गई है और कार्यकर्ताओं को कोई दिक्कत रैली स्थल तक आने में ना हो। किसी की जो सिक्योरिटी की जो पूरी कोशिश दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है कि कार्यकर्ताओं को सिक्योरिटी के कारण परेशानी ना हो, उस तमाम तरह के प्रावधान, तमाम तरह की व्यवस्था यहां पर की गई है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि ये रैली एक बड़ी रैली बनकर उभरे। बिल्कुल। अजीत, ये बताइए कि लाखों लोगों के आने की उम्मीद बीजेपी को है, हजारों कुर्सियां वहां पर लगाई गई हैं। 11 बजे का वक्त था, 11:05 इस वक्त घड़ी में हो गए हैं। कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे? अपने आसपास का नजारा जरा हमें दिखाइए अजीत। चलिए, अजीत तक इस वक्त हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। गीतम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो रामलीला मैदान के ठीक बाहर हैं। गीतम, क्या आपके आसपास बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो अंदर जाने के लिए इस वक्त सिक्योरिटी चेक से गुजर रहे हैं? बिल्कुल तान्या, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की संख्या में जरूर इजाफा हो रहा है, लेकिन जितनी तादाद होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है इस रैली को, उतनी तादाद अभी नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये सभी लोग आम जनता है और मोदी को सपोर्ट करने आए हैं। यहाँ पर लोगों के सरों पे हैट्स हैं बीजेपी के, और हम दिखाएं कि कुछ लोग तो बाकायदा मास्क पहने हुए हैं मोदी का। और लगातार ये जो उत्साह है, क्योंकि शुरुआत में जब हम सुबह यहाँ आए थे तो इस तरह की कोई भी नजारा यहाँ नहीं था, कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता जा रहा है और ये कहें कि ठंड भी थोड़ी सी कम हुई है, धूप जिस तरह से निकली है, तो लोग भी धीरे धीरे आ रहे हैं। ये बताइए क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको आज की रैली से? जी बिल्कुल,
आज की रैली में जितने लोग इकट्ठे होंगे, मतलब ज्यादातर दल और हमारी कैब्स हैं उनके साथ हैं। हम मोदी के फैन हैं और उन्हें सपोर्ट करने आए हैं। हम ये कैब्स लोगों को बांट रहे हैं जिससे पता चलेगा कि लोग उनके कितने, मोदी जी के कितने फैंस हैं। जैसे उन्होंने इंडिया में अब तक जितना भी काम कराया, आज तक कोई भी सरकार इतना काम नहीं करा सकी। उन्होंने स्वच्छ सफाई अभियान चलाया और भी बहुत सारे काम करवाए। उन्होंने पेट्रोल डीजल के रेट भी कम करवाए और इसलिए हम उनके फैंस हैं। आप क्या कहेंगे? आपने बाकायदा पूरा मास्क भी पहना हुआ है मोदी का। क्या लगता है आपको इस बार दिल्ली चुनाव में मोदी कहाँ स्टैंड करने वाले? मोदी जी जीतेंगे इस बार, ये दिल्ली की। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लगता है? जी, हमारे को तो मैम यही लगता है, जैसा हमारे को इस टाइम ये कार्य दिया गया है, कार्य करने के लिए, कैब के लिए, फ्रेंड्स के लिए कैब। जैसे ये इंडिया में अभी तक जितना भी काम हुआ है ना, जितना अभी तक इन्होंने मोदी जी ने किया है, शायद अभी तक किसी ने नहीं कर पाया है और ना ही शायद कर पाएगा। तो ताने साफ तौर पे यहाँ लोगों का कहना है, उत्साह भी देखा जा रहा है लोगों में, और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। चलिए, लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। प्रदीप जी, उत्साह भी वहां पर हम देख रहे हैं, ढोल नगाड़े भी हम वहां पर सुन रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी बात तो यह है कि मोदी मंच से क्या बोलेंगे। दिल्ली की जनता के सामने जब मोदी होंगे तो मोदी क्या कुछ कहने वाले, क्योंकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। शायद ये आखिरी मौका हो सकता है कोई बड़ी घोषणाएं करने के लिए। नहीं, मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ी घोषणाएं आज करेंगे। उनको जो करना होगा सरकार के जरिए करेंगे, और चुनाव की तारीखों का अभी कुछ पता नहीं है। एक संभावना या आशंका ये भी है कि चुनाव अप्रैल में भी हो सकते हैं फरवरी की बजाय, क्योंकि फरवरी की तारीख के लिए धीरे धीरे समय कम होता जा रहा है। तो ऐसे में अभी से चुनाव का माहौल बनाकर, अगर सरकार को पता है कि अप्रैल में चुनाव होने हैं, तो इतना लंबा चुनाव प्रचार कोई पार्टी नहीं चाहेगी। और मामला चूंकि अदालत में भी है मतदाता सूची को लेकर, तो उस नाते भी वहां से क्या फैसला आता है इस पर इलेक्शन कमीशन की भी नजर होगी, सरकार की भी होगी और पॉलिटिकल पार्टीज की तो है ही। लेकिन आप देखिए, दिल्ली में जो रामकृपाल जी शुरू में बात कह रहे थे सर्वेज की, कोई लोकसभा चुनाव के बाद से राजनीतिक माहौल में, परिस्थिति में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। तो इसलिए जो स्थिति लोकसभा चुनाव में थी या उससे पहले विधानसभा चुनाव में थी, कमोबेश वही होने वाली है। उसमें कौन कितना अपनी स्थिति को बढ़ा लेगा और कौन कम हो जाएगा, इस पर ज्यादा निर्भर करेगा। और जो अभी दिखाई दे रहा है उसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी सीधी लड़ाई में दिख रहे हैं। कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, बल्कि उसने खुद ही अपने को तीसरे नंबर पर मान लिया है। अब कांग्रेस किसका खेल बिगाड़ या बना सकती है, ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा कि कांग्रेस अगर वोट ज्यादा ले जाती है तो वो किसका वोट काटती है। दोनों तरह के वोट हैं उसके पास, जो बीजेपी का समर्थक वर्ग है उस दायरे में भी उसके वोट हैं, और जो आम आदमी पार्टी तो खैर कांग्रेस का ही एक तरह से वोट बैंक लेकर गई है। तो कांग्रेस क्या खड़ी होगी? आज ही के अखबारों में खबर है कि लवली शायद चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी तक कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा था कि उन्हीं को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अनौपचारिक तौर से ही सही, औपचारिक रूप से तो नहीं कहा गया, लेकिन अब वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। पार्टी का कोई बड़ा नेता चुनाव अभियान का जिम्मा लेने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए स्थिति 2013 से बेहतर है। जितना त्रिकोणीय संघर्ष 2013 में था वैसा शायद इस बार नहीं होगा। लेकिन विनोद जी, क्या कांग्रेस कहीं स्टैंड कर रही है इस इलेक्शन में, या फिर सीधी टक्कर सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है? अगर कांग्रेस स्टैंड नहीं कर रही है तो क्या फिर भी किंग मेकर बन सकती है? शीला दीक्षित का कल का बयान हमने सुना था जिसमें उन्होंने थोड़े से संकेत दे दिए थे कि बीजेपी को रोकने के लिए हम किसी का समर्थन कर सकते हैं। देखिए, शीला जी ने बाद में बयान का खंडन भी कर दिया। उनका बयान आया उसके बाद जब उन पर दबाव पड़ा पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने उसकी सफाई भी दे दी। लेकिन जहां तक 2013 के और इस चुनाव की बात है तो उसमें एक परिवर्तन है। परिवर्तन यह है कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 15 साल से उनके खिलाफ एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी। केंद्र में यूपीए सरकार थी, उसके खिलाफ लोगों में नाराजगी थी, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप थे, और वो गुस्सा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दिल्ली विधानसभा के चुनाव में निकला, और वहीं से कांग्रेस की पतन गाथा की शुरुआत भी हुई। और भारतीय जनता पार्टी उस वक्त
आज जो स्थिति में है उससे थोड़ा सा आज ज्यादा बेहतर स्थिति में है। आज केंद्र में उसकी सरकार है और इसके अलावा लोकसभा चुनाव में उसके सातों एमपी जीत चुके हैं, तो वो एक ज्यादा पोजीशन में है। आम आदमी पार्टी की स्थिति ये है कि आम आदमी पार्टी को लोग वोट तो दे रहे थे, लेकिन उनको भरोसा नहीं था कि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, क्योंकि त्रिकोणात्मक संघर्ष था। इस समय आम आदमी पार्टी का जो पिछला प्रदर्शन था उसको अगर आप बेस बनाएं तो उसके वोटर और सपोर्टर में उत्साह है कि हमारी पार्टी अगर 28 सीटें तब जीत सकती है त्रिकोणीय संघर्ष में, तो अब हम 40 सीटें क्यों नहीं जीत सकते। तो ये सीधी टक्कर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में, ये एक फर्क 2013 और 2015 के बीच में है। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, आपने कांग्रेस से सवाल किया, कांग्रेस को अभी दरअसल कांग्रेस में शीर्ष स्तर पर ही कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है। अभी आज खबर आई है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अब राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा। तो अभी कांग्रेस अपने घर के भीतर को ही दुरुस्त करने में, तो इसलिए कांग्रेस एक तरह से पहले से ही ये बाजी जो है छोड़ चुकी है। अब खाली वो अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए लड़ रही है। ठीक है, लेकिन रामकृपाल जी, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ये निराशा वाली बात नहीं है बीजेपी के लिए कि केंद्र में आपकी सरकार है, तमाम राज्यों में आप अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, दुनिया भर में मोदी का गुणगान हो रहा है, लेकिन जब दिल्ली की बात आती है तो आम आदमी पार्टी से आपको कड़ी टक्कर मिल रही है। मैं आपको इंडिया न्यूज का, हमारे चैनल का ताजा सर्वे बता दूं कि हमारे ताजा सर्वे में 43% लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट करेंगे, लेकिन 42% वोट आम आदमी पार्टी को भी वोट करने की 42% लोग बात कर रहे हैं। तो क्या ये निराशा की बात नहीं है कि इतना कुछ करके भी आपको उतनी ही टक्कर मिल रही है अभी आम आदमी पार्टी से? देखिए, आपने कहा छोटा सवाल, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। मैं तीनों पार्टियों की, मैं शुरू जैसे अभी प्रदीप जी ने कहा, विनोद जी ने कहा, पहली बात बीजेपी की। बीजेपी पिछले इलेक्शन में क्या थी, आज क्या है। बीजेपी को पिछले इलेक्शन में जो भी वोट मिला था उसमें कम होने के कोई कारण इस समय नहीं है। अगर आप एनालिसिस कीजिए, क्वांटिफाई कीजिए रीजंस को, तो क्योंकि बीजेपी 15 साल से न तो पावर में है, एंटी इनकम्बेंसी से जूझ नहीं रही है। अब सवाल इस बात का है कि अगर बीजेपी को कोई फायदा या नुकसान होना है पिछले विधानसभा की तुलना में, तो जो बीजेपी केंद्र में सत्ता में आ गई है उसके कामकाज पर होना चाहिए था। जैसे कि मनमोहन सिंह के कामकाज पर, यूपीए के कामकाज पर सारे विधानसभाओं में कांग्रेस हार गई। तो मुझे, जो मैंने अभी कहा, आपका भी सर्वे था कि 60 के ऊपर आज भी मोदी से लोग संतुष्ट हैं। तो पिछली बार का जो चुनाव था उसमें एक अटर कंफ्यूजन था, उसमें लगता था कि बीजेपी और कांग्रेस में फाइट है। रिजल्ट हालांकि बिल्कुल चौंकाने वाला आया, लेकिन इस बार बिल्कुल क्लियर कट है कि दो लोगों में है, आप में और बीजेपी में फाइट है। कांग्रेस ने हथियार डाल दिया है। जब कोई पार्टी ये कह देती है कि हम विकल्प नहीं है, तो फिर मतदाता उससे उम्मीद नहीं रखता कि अब उनसे पूछ करके हम जाएंगे किधर जाना है। तो माइनॉरिटीज तो पहले से ही केजरीवाल की तरफ जा रही थी। मेजॉरिटी वोट जो कांग्रेस की तरफ था, अगर वो सहानुभूति रखते हुए भी देख रहा है कि अगर आप कहीं फ्रेम में नहीं है तो फिर हम अपना वोट वेस्ट क्यों करेंगे। क्योंकि देखिए, पिछले 15 साल से विधानसभाओं के ट्रेंड रहे हैं, वोटर अब अपना वोट वेस्ट नहीं करना चाहता, वो विकल्प बनाने या रोकने के लिए वोट देता है। और इस बार उसके लिए कौन विकल्प होगा? क्या बीजेपी के पाले में ज्यादा वोट जाएंगे या फिर आम आदमी पार्टी की, और कितनी कड़ी टक्कर दोनों के बीच में हो? अब अपना वोट वेस्ट नहीं करना चाहता, वो विकल्प बनाने या रोकने के लिए वोट देता है। और इस बार उसके लिए कौन विकल्प होगा? क्या बीजेपी के पाले में ज्यादा वोट जाएंगे या फिर आम आदमी पार्टी की, और कितनी कड़ी टक्कर दोनों के बीच में होने वाली है, ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज की इस रैली के जरिए कितना फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। जब पीएम मोदी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उससे वोटर्स को लुभाने की किस तरह से कोशिश होगी, इस पर बातचीत इस ब्रेक के बाद। की रैली होनी थी, 11:20 इस वक्त हो गए हैं। रामलीला मैदान की सीधी तस्वीरें देख लेते हैं कि कितने लोग वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि कुछ देर पहले भीड़ उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब एकाएक बहुत से लोग वहां पर पहुंच गए हैं इस रैली का हिस्सा बनने के लिए। मंच पर भी बीजेपी के कई बड़े नेता इस वक्त पहुंच गए, ऐसी खबर मिल रही है। और ये देखिए, स्टैंड्स में भी लोग बीजेपी के समर्थन में पोस्टर्स लेकर, मोदी के पोस्टर्स लेकर पहुंच चुके हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, हमारे सांसद मित्र, मेयरगण, सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य सभी कार्यकर्ता, मीडिया बंधुओं, आज एक ऐसा शंखनाद होने जा रहा है। भारत में 4 राज्यों में, तो रामलीला मैदान से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू हो गया है, लेकिन पीएम मोदी की रैली पर पोस्टर वॉर भी छिड़ गया है। रामलीला मैदान के बाहर लगे पोस्टर्स के जरिए राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। रजनीश की इस रिपोर्ट में देखते हैं।
मोदी की रैली से ठीक एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक है, उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि जो है प्रधानमंत्री दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवा दें। और ठीक जिस दिन मोदी की रैली है उस दिन रामलीला मैदान के बाहर एक पोस्टर लगा है जिसपे साफ लिखा हुआ है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवा दीजिए, प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है। लेकिन इस बोर्ड को अगर गौर करके देखा जाए तो इस बोर्ड में किसी भी पार्टी का चिन्ह नहीं है, किसी शख्स का इसमें नाम नहीं लिखा हुआ कि ये जो है पोस्टर या ये बोर्ड किसने लगवाया और कैसे लगवाया। लेकिन जिस तरीके से ठीक एक दिन पहले ये जो अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी ट्वीट कर कि वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवा दें, तो ये साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बोर्ड लगवाया किसने था। लेकिन अगर गौर करके देखा जाए तो इस बोर्ड पे किसी पार्टी का चिन्ह और किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। फिलहाल जब नरेंद्र मोदी रैली कर रहे होंगे तो जो लोग यहाँ से गुजर के रामलीला मैदान तक जाएंगे उनकी नजर इस बोर्ड पे जरूर पड़ेगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि जिस किसी शख्स ने ये बोर्ड लगवाया है और जिस मंशा से लगवाया है, क्या उसकी जो मंशा है वो पूरी हो सकेगी। प्रधानमंत्री जो इस पे अपील की गई है इस बोर्ड पे, उस अपील को पूरा करेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन नौशाद के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो आमने सामने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पोस्टर्स लगे हुए हैं और ये दोनों पार्टियां इस चुनाव में आमने सामने दिल्ली में भी हैं। लेकिन एक बार गीतम का रुख कर लेते हैं। गीतम, आपके पीछे इस वक्त बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं जो मोदी के कटआउट्स लेकर खड़े हुए हैं। क्या भीड़ आनी शुरू हो गई है इस रैली का हिस्सा बनने के लिए और नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए? बिल्कुल तान्या, सबसे पहले मैं यहाँ की तस्वीर दिखाऊं। यहाँ पर लगातार नारे लग रहे हैं और ये अचानक से भीड़ लगनी शुरू हुई है। इसको देखकर साफ तौर पे देखा जा सकता है कि उत्साह लोगों में लगातार बना हुआ है। आपसे बात करती हूँ, आप पूरी तरह से आप मोदी के रंग में दिख रहे हैं, आपने पोस्टर भी चिपकाया हुआ है और पोस्टर्स आपके हाथ में भी है। क्या कुछ आपको लग रहा है, क्या होने वाला है अभी? मोदी जी के लिए हम एक विशाल जनसभा जहां हो रही है, उनके लिए अपनी दिल्ली को मोदी जी का प्रमुख बनाने के लिए, मोदी जी से जुड़ने के लिए, हम लोग साथ जुड़ने के लिए पूरी दिल्ली को एकात्र इकट्ठी करके हम पूरी शक्ति द्वारा दिल्ली में मोदी जी का पूरा जोर जब्शा लाना चाहते हैं। इसके अलावा तान्या, यहाँ पर मेरे साथ कुछ यूथ भी है जो कि अपना कॉलेज खत्म करके यहाँ पर, या ये कहें कि बंक करके यहाँ पर मोदी का रैली का हिस्सा बनने आए हैं। ये बताइए, आपको क्या लगता है, युवा इतना जुड़ा हुआ है मोदी? हाँ, युवा इसलिए जुड़ा है, मोदी जी ने इतनी जल्दी इतना प्रोग्रेस कराया दिल्ली के अंदर। इतनी हर उम्र के लोग इस वक्त रैली स्थल पर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए और बीजेपी की इस बड़ी रैली पर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद